नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अफजल टेक एंड एजुकेशन में। दोस्तों, हम लोग जो है धीरे धीरे अपने साइंस की जो एनसीईआरटी जो क्लास चल रही थी, ये धीरे धीरे जो है अब खत्म होने वाली है। अब हम लोग 11th चैप्टर में आ चुके हैं, जिसका नाम है नेचर्स ट्रेजर्स, यानी प्रकृति की अमूल्य संपदा। इसमें हम लोग जानेंगे कि हमें पृथ्वी को कैसे बचाना है, जो वायु है उसको कैसे बचाना है, मिनरल्स जो होते हैं उन्हें कैसे बचाते हैं। ये सारी चीज़ों को जो है हम लोग इस चैप्टर में कंप्लीट जो है कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है देख लें हमें इसमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। तो सबसे पहले आ जाता है परिचय के बारे में। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्राकृतिक संपदाओं का महत्व क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे वायु यानी जीवन का आधार। उसके बाद जल अमृत समान। फिर उसके बाद मृदा जो है धरती की परत। उसके बाद आते हैं पौधे जो है जीवन का आधार, खनिज और धातुएं, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और कुछ क्वेश्चन। ये सारी चीजें जो है हम लोग इस पूरे वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन में है हमारी पृथ्वी को जीवन का घर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जीवन के लिए आवश्यक सभी तत्व और संसाधन उपलब्ध हैं। प्रकृति ने हमें अनेक अमूल्य उपहार दिए हैं, जैसे वायु, जल, मिट्टी, पौधे, खनिज, सूर्य का प्रकाश। उसके बाद ये सभी प्राकृतिक संपदाएं हमारे जीवन को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। मतलब वायु, जल, मिट्टी, पौधे, खनिज, सूर्य का प्रकाश, इन्हें क्या बोला जाता है? ये से हैं प्राकृतिक संपदाएं हैं। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रकृति से बहुत कुछ लिया है, लेकिन आवश्यकता से अधिक उपयोग और प्रदूषण, वनों की कटाई, जल का दुरुपयोग जैसी गतिविधियों से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया है। अब समय आ गया है कि हम समझे कि प्रकृति हमारी माता समान है और इसका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। आ जाता है अब प्राकृतिक संपदाओं का जो है महत्व। जैसे वायु से हम क्या करते हैं? श्वसन लेते हैं, उनमें हमें ऑक्सीजन मिलती है जो हमारे जीवन के लिए जो है बहुत जरूरी है। जल से जीवन चलता है, जैसे पीने के लिए, सिंचाई के लिए, सफाई और उद्योगों के लिए। मिट्टी से हमें अन्न, फल, सब्जियां और पेड़ पौधे मिलते हैं। पौधे और पेड़ हमें भोजन, ऑक्सीजन, औषधियां और लकड़ी देते हैं। खनिजों से हमें धातुएं, औजार, भवन निर्माण सामग्री जो है प्राप्त होती है। इन सब के बिना मनुष्य और अन्य जीव जो है जंतु पृथ्वी पर जीवित नहीं रह सकते। इसलिए प्राकृतिक संपदाओं का जो है हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। अब आ जाता है वायु, जिसे जीवन का क्या बोला जाता है? आधार बोलते हैं। वायु हमारे चारों ओर जो है हर जगह मौजूद है। हम इसे देख नहीं सकते, पर इसे महसूस कर सकते हैं। यह जीवन के लिए सबसे आवश्यक तत्वों में से एक है, क्योंकि हर जीव को श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। वायु के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। अब वायु की संरचना। वायु में जो है नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, जो क्या होता है? पौधों के लिए पोषक तत्व बनाने में मदद करता है। ऑक्सीजन 21% पाई जाती है, जो सभी जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड लगभग जो है 0.03% जो है पाई जाती है, जो पौधे प्रकाश संश्लेषण में इसका उपयोग करते हैं। जलवाष्प और धूल, ये क्या होता है? थोड़ी मात्रा में पाई जाती है, जो मौसम, वर्षा और बादल बनने में सहायक होते हैं। तो इस प्रकार से हमारी वायु में जो है ये सारी परसेंटेज पाई जाती हैं। 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन
और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और इसके बाद जो अन्य गैसें जो है और पाई जाती हैं। अब आ जाता है वायु का महत्व। सबसे पहले श्वसन के लिए सभी जीव जंतु वायु से ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है छोड़ते हैं। यह जीवन की मूल प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इससे वायुमंडल में गैसों का संतुलन जो है बना रहता है। दहन के लिए किसी वस्तु के जलने के लिए ऑक्सीजन जो है आवश्यक है। बिना वायु के आग हम लोग नहीं जला सकते हैं। मौसम और तापमान के लिए वायु की गति से पवन बनती है जो मौसम में परिवर्तन लाती है। पवन से ऊर्जा भी प्राप्त की जा सकती है। किसके द्वारा? पवन चक्कियों के द्वारा। ध्वनि का संचार, वायु के बिना ध्वनि का प्रसार नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में वायु का भी जो है बहुत महत्व है। अब वायु प्रदूषण किसे कहते हैं? जब हानिकारक गैसें जो है धूल या धुआं वायु में मिल जाते हैं तो वायु क्या हो जाती है? प्रदूषित हो जाती है। मुख्य कारण क्या क्या हैं? वाहनों से निकलने वाले धुएं, कारखानों से निकलने वाली गैसें और जंगलों की कटाई, कचरा या प्लास्टिक को जलाना। ये क्या है? वायु प्रदूषण के मुख्य कारण है। इसका परिणाम क्या निकल सकता है? श्वसन रोग। इससे क्या होता है? वायु प्रदूषण से श्वसन रोग हो जाएगा, जैसे अस्थमा और खांसी। जलवायु परिवर्तन होगा, इससे ओजोन परत को हानि होगी। ये सारी चीजें क्या है? मुख्य कारण हैं और इनका जो है यह परिणाम है। अब आ जाता है वायु के संरक्षण के उपाय क्या क्या है, मतलब हम वायु को किन कारणों से इसको बचा सकते हैं। हमें क्या करना चाहिए? अधिक से अधिक जो है वृक्ष लगाने चाहिए। वाहनों का उपयोग हमें कम करने चाहिए। उसकी जगह पर साइकिल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो है प्रयोग करना चाहिए। कचरा हमें नहीं जलाना चाहिए। उचित निपटान करने चाहिए इसे। स्वच्छ ऊर्जा जैसे सौर और पवन का हमें प्रयोग जो है बढ़ाना चाहिए। औद्योगिक धुएं पर जो हमें नियंत्रण रखना चाहिए। इन सारी चीजों से हम लोग क्या कर सकते हैं? वायु को संरक्षण कर सकते हैं। जब संरक्षण होगा तभी हमें क्या मिलेगी? स्वच्छ वायु मिलेगा और हमारा जीवन भी स्वच्छ होगा। उसके बाद आ जाता है जल, जिसे क्या बोला जाता है? यह अमृत समान है। जल को जीवन का अमृत कहा जाता है क्योंकि बिना जल के जीवन संभव नहीं है। हमारे शरीर का लगभग 70% भाग जो है जल से बना है। पृथ्वी की सतह का अधिकांश हिस्सा जल से ढका है, परंतु पीने योग्य मीठा जल जो है बहुत कम ही सीमित मात्रा में उपलब्ध है। इसलिए जल का संरक्षण भी अत्यंत आवश्यक है। अब जल के कुछ मुख्य स्रोत हैं, जैसे वर्षा। जल का मुख्य प्राकृतिक स्रोत है। जो वर्षा नदियां, झीलें, तालाब और भूजल भरते हैं। उसके बाद आता है दूसरा, नदियां और झीलें। मीठे जल के मुख्य भंडार यही हैं। पेयजल, सिंचाई और बिजली उत्पादन में इन्हें उपयोग किया जाता है। उसके बाद आता है भूजल। कुएं, हैंडपंप, बोरवेल से प्राप्त होता है। समुद्र और महासागर, इनमें जो है खारा पानी होता है जो पीने योग्य नहीं होता है। यह सारी चीजें क्या है? जल के मुख्य स्रोत हैं। अब जल का महत्व क्या है हमारे जीवन में? जीवों के लिए यह आवश्यक होता है। जैसे सभी जीव जंतु और पौधे जल पर निर्भर हैं। शरीर के तापमान को यह नियंत्रित करता है। कृषि कार्य, फसलों की सिंचाई के लिए जल जो है आवश्यक है। घरेलू उपयोग के लिए, पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, सफाई के लिए, धुलाई के लिए। औद्योगिक उपयोग क्या है? मशीनों को ठंडा रखने के लिए, उत्पादन और निर्माण कार्यों में उपयोग करने के लिए। पर्यावरण को संतुलन बनाता है, जैसे वर्षा नमी और तापमान को नियंत्रित करता है। तो ये जल के महत्व हैं। अब आ जाता है जल चक्र। हमने इसके पहले जल चक्र के बारे में जान चुके हैं, लेकिन यहां पे एक छोटा सा इसमें है। जल निरंतर जो है एक चक्र में घूमता रहता है, जिसे जल चक्र कहते हैं। जल चक्र के मुख्य चरण क्या क्या हैं? पहले जो है वाष्पीकरण होता है,
सूर्य की गर्मी से जल जो है वाष्प बनकर ऊपर उठ जाता है। उसके बाद जो है संघनन होता है, जल वाष्प को ठंडा होकर बादल बन जाता है। उसके बाद वर्षा, बादलों से वर्षा के रूप में जल जो है पृथ्वी पर गिरता है। उसके बाद संचयन होता है, वर्षा का जल नदियों, झीलों और भूजल में संग्रहित होता है। यह चक्र जल को लगातार पुनः उपयोग योग्य बनाता है। तो इस प्रकार से जल चक्र की प्रक्रिया होती रहती है। अब आता है जल प्रदूषण। जब जल में हानिकारक पदार्थ जैसे रसायन, प्लास्टिक, गंदगी, तेल आदि जो है मिल जाते हैं तो वह प्रदूषित जल कहलाता है। इसके कारण क्या क्या है? कारखानों से निकलने वाला जो है अपशिष्ट जल, कृषि में रासायनिक खाद और कीटनाशक, घरेलू कचरा, प्लास्टिक और नलियां, धार्मिक या औद्योगिक अपशिष्ट जो है नदियों में डालना, ये जल प्रदूषण के प्रमुख कारण है। इसका परिणाम क्या हो सकता है? पेयजल की कमी हो सकती है, जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है, बीमारियां जैसा हैजा, टाइफाइड आदि जो है बढ़ सकते हैं। इसलिए हमें जल प्रदूषण को बहुत कम करने चाहिए। तो इसके लिए कुछ उपाय हैं। उपाय क्या क्या है? जैसे वर्षा जल का जो है हमें संचयन करनी चाहिए, मतलब जो वर्षा होती है उसे हमें एक जगह इकट्ठा करना चाहिए। नलों को खुला न छोड़ें, जल का अपव्यय जो है रोकें। रिसाइलिंग और पुनः उपयोग की आदत डालें, मतलब इसे हम लोग दोबारा यूज करने के लिए इसे हमें बनाना चाहिए। पेड़ पौधे जो है लगाएं, वे जल चक्र को संतुलित रखते हैं। नदियों और तालाबों की सफाई रखें, हर बूंद कीमती है, इसे जो है बचाएं। तो इस प्रकार से हम लोग जल संरक्षण को उपाय से हम लोग जल को बचा सकते हैं। अब आता है भूमि या मृदा, जिसे धरती की परत कहते हैं। मृदा पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है, जिस पर पेड़ पौधे उगते हैं और जीव जंतु अपना घर बनाते हैं। इसे धरती की त्वचा कहा जाता है, क्योंकि यह जीवन का आधार है। मृदा पौधों को आधार, पोषक तत्व और जल प्रदान करती है। मृदा का निर्माण कैसे होता है? मृदा का निर्माण बहुत धीमी प्रक्रिया से होता है। इसे जो है अपक्षय कहा जाता है। निर्माण की प्रक्रिया क्या क्या होती है? सूर्य की गर्मी, हवा, वर्षा और बर्फ के प्रभाव से चट्टानें टूटती हैं। उसके बाद ये छोटे छोटे टुकड़े वर्षों तक जो है विघटित होकर मृदा बनाते हैं। इसमें जीव जंतुओं और पौधों के अवशेष मिलकर उपजाऊ मृदा बनाते हैं। इस प्रकार से मृदा का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया हजारों वर्षों में पूरी होती है। अब मृदा की परतें क्या क्या है? मृदा की जो है कई परतों से बनी होती है। मुख्य परतें जो है इस प्रकार हैं। पहला जो है ऊपरी परत, जिसे बोला जाता है ए होरिजोन। इसकी विशेषताएं क्या है? उपजाऊ, जीवाश्म और पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जो पौधों की जड़ों यहां तक जो है फैलती है। उसके बाद आता है मध्य परत, जिसे बी होरिजोन बोला जाता है। कुछ पोषक तत्व और जल संग्रहित रंग जो है थोड़ा हल्का होता है इसका। उसके बाद आता है सबसे निचली जो है निचली परत, जिसे सी होरिजोन बोला जाता है। चट्टानों के टुकड़ों से बनी यही मृदा की नींव है। अब आता है मृदा की प्रकार। मृदा जो है 3 प्रकार की होती है। पहला क्या है? बलुई मिट्टी। इनमें क्या क्या होते हैं? कण जो है बड़े होते हैं, जल जो है जल्दी निकल जाता है। उपयुक्त फसल इसमें मूंगफली और तरबूज उगा सकते हैं इसमें। दूसरा है चिकनी मिट्टी, जल धारण क्षमता अधिक भारी मिट्टी, उपयुक्त फसल धान होता है। मतलब इसमें जल धारण जो क्षमता होती है वह अधिक होती है। यह मिट्टी क्या होती है? भारी होती है, जो किसके लिए ज्यादा उपयोग की जाती है? धान के लिए। उसके बाद तीसरा दोमट मिट्टी। बलुई और चिकनी मिट्टी का जो है यह मिश्रण होता है। मतलब जब बलुई मिट्टी को और चिकनी मिट्टी को मिलाया जाता है तब दोमट मिट्टी बनती है। यह क्या होती है? सबसे उपजाऊ होती है। इसमें क्या होता है? सभी फसलों के लिए उपयुक्त होती है। अब आता है मृदा का महत्व। फसलों की खेती के लिए यह आवश्यक होता है। पौधों की वृद्धि में जो है यह सहायक होता है। भूमिगत जीव जंतुओं का यह घर होता है।
प्राकृतिक जल भंडारण और निस्पंदन का यह कार्य करती है, पर्यावरण को संतुलन बनाए रखती है। तो यह होता है मृदा का महत्व। अब आता है मृदा प्रदूषण और क्षरण। मृदा की गुणवत्ता में जो है गिरावट को मृदा का प्रदूषण कहते हैं। मिट्टी का बह जाना या उड़ जाना मृदा क्षरण जो है कहलाता है। इसके मुख्य कारण क्या क्या हैं? वनों की कटाई करना, ओवर जो है फार्मिंग करना, वर्षा और तेज जो है हवाएं, रासायनिक उर्वरकों का जो है अत्यधिक प्रयोग करना, इन सारे कारणों से मृदा जो है प्रदूषित हो जाती है। इसके परिणाम क्या निकल सकते हैं? भूमि की उपजाऊ जो है शक्ति घट जाती है, फसलों की उत्पादन क्षमता जो है कम हो जाती है। अब मृदा संरक्षण के जो है क्या क्या उपाय हैं? वृक्षारोपण, मतलब हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधों की जो है लगाना, जिससे क्या होती है मिट्टी को जो है बांधे रखते हैं। कंटूर खेती, ढलान वाली भूमि पर समतल रेखाओं में जो हमें खेती करना चाहिए। टेरेस खेती, पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा जो है खेत बनाने चाहिए। मल्चिंग, मिट्टी की सतह को पत्तियों या घास जो है ढक देना चाहिए। प्राकृतिक खाद का हमें उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं? मृदा संरक्षण को जो है उपाय से हम इसे मृदा को बचा सकता है। मिट्टी जो है बचाओ और जीवन बचाओ। अब पौधों के बारे में, जिन्हें जीवन का आधार कहा जाता है। पौधे हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक और अमूल्य प्राकृतिक संपदा हैं। वे पृथ्वी पर जीवन का आधार हैं, क्योंकि वे हमें भोजन, ऑक्सीजन, औषधियां, लकड़ी और वातावरण का संतुलन प्रदान करते हैं। यदि पौधे न हो तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं रहेगा। अब पौधों का महत्व क्या क्या है? यह हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे CO2 बोला जाता है, वह लेकर क्या करते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यही ऑक्सीजन सभी जीवों के जीवन के लिए आवश्यक होता है। भोजन का स्रोत, पौधे हमें फल, सब्जियां, अनाज, दालें, तेल, मसाले आदि जो है देते हैं। यही मानव और पशुओं का जो है मुख्य भोजन होता है। औषधियों का स्रोत, नीम, तुलसी, हल्दी, एलोवेरा जैसे पौधे औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। लकड़ी और रेशे, जैसे घर, फर्नीचर, कागज और कपड़ों के लिए पौधे जो है उपयोगी होते हैं। पर्यावरण को यह संतुलन बनाते हैं। कैसे? पौधे कार्बन डाइऑक्साइड जो है अवशोषित करके जलवायु को संतुलित रखते हैं, और वे क्या करते हैं? वर्षा, तापमान और वायु की शुद्धता बनाए रखते हैं। इस प्रकार से हमारे जीवन में पौधों का भी जो है बहुत महत्व है। अब वनों का जो है महत्व, वन पृथ्वी के फेफड़े कहलाते हैं। वे पर्यावरण को जो है शुद्ध रखते हैं। अनेक जीव जंतुओं का यह घर होता है। मिट्टी और जल का संरक्षण करते हैं। औषधि पौधों का भंडार है ये। वनों की कटाई के दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? मिट्टी का कटाव तेज हो सकता है, वर्षा की कमी हो सकती है, जलवायु जो है असंतुलन और तापमान में वृद्धि होती है, पशु पक्षियों का आवास इससे नष्ट हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी और प्रदूषण में वृद्धि होती है। इसलिए हमें वनों को जो है बचाने चाहिए। अब इसके लिए हमें क्या क्या इसके संरक्षण हो सकते हैं? अधिक से अधिक हमें क्या करना चाहिए? वृक्षारोपण करने चाहिए। वनों की अनावश्यक कटाई को हमें रोकने चाहिए। कागज और लकड़ी का सीमित उपयोग करने चाहिए। एक पेड़ काटो 5 लगाओ का नियम जो है अपनाने चाहिए। स्कूलों, पार्कों और सड़कों के किनारे पौधारोपण करने चाहिए। इसका क्या है यहाँ पे स्लोगन? हरियाली बढ़ाएं, जीवन बचाएं, पेड़ है तो जीवन है। अब आ जाते हैं खनिज और धातुओं के बारे में। खनिज जो है पृथ्वी की गहराई में पाए जाने वाले प्राकृतिक ठोस पदार्थ हैं। वे पृथ्वी की चट्टानों में जो है मिलते हैं और मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इन्हीं खनिजों से धातुएं और गैर धातुएं प्राप्त की जाती हैं। खनिज हमारी औद्योगिक, कृषि और घरेलू जरूरतों की पूर्ति करते हैं। इन्हें प्रकृति की अनमोल संपदा कहा जाता है। खनिज आखिर है क्या? खनिज वे पदार्थ हैं जो प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की सतह या गहराई में पाए जाते हैं। यह धात्विक भी हो सकते हैं
अधात्विक भी हो सकते हैं। ये दोनों प्रकार के हो सकते हैं। धात्विक में क्या होता है, जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, और अधात्विक में नमक, अभ्रक, चूना, पत्थर। अब आता है खनिजों का उपयोग कहाँ किया जाता है। जैसे उद्योगों में मशीन के जो है मशीन बनाने के लिए, उपकरण बनाने के लिए, वाहन और औजार बनाने के लिए, निर्माण में सीमेंट बनाने के लिए, कांच बनाने के लिए और ईंट बनाने के लिए, ऊर्जा उत्पादन में जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से जो है हमें ऊर्जा मिलती है, कृषि में उर्वरक को बनाने के लिए खनिजों का उपयोग करते हैं, गृह उपयोग में बर्तन बनाने के लिए, सजावट के सामान बनाने के लिए और दवाओं के उपयोग में खनिजों का उपयोग किया जाता है। अब खनन आ जाता है। खनिजों को पृथ्वी की गहराइयों से निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे खनन कहते हैं। खनन के लिए खनिज भंडार खोदे जाते हैं। यह प्रक्रिया जो है बहुत कठिन होती है और बहुत महंगी होती है। यहाँ पे हम लोग चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पे खनन किया जा रहा है। अब आता है खनन से होने वाले जो है दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। यह भूमि और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। वनों की कटाई और मिट्टी का जो है कटाव होता है। प्रदूषण, धूल, धुआं और शोर बढ़ता है। जीव जंतुओं के आवास इससे नष्ट होते हैं। खनिजों का संरक्षण कैसे किया जाता है। खनिजों का विवेकपूर्ण उपयोग हमें करने चाहिए। पुनर्चक्रण अपनाने चाहिए, जैसे पुराने लोहे और एल्युमिनियम का उपयोग हमें दोबारा करना चाहिए। विकल्प क्या क्या इसके हैं, खोजें, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जो है आदि। अनावश्यक इसे बर्बाद से बचाने चाहिए। खनिजों की रक्षा करो, भविष्य बचाओ, प्रकृति की संपदा हमारी जिम्मेदारी है। अब आता है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण आखिर कैसे हमें करने चाहिए। सबसे पहले वनों का संरक्षण करना चाहिए, जल का संरक्षण करना चाहिए, वायु का संरक्षण करना चाहिए, मिट्टी का संरक्षण करना चाहिए, खनिज और ऊर्जा का संरक्षण करना चाहिए। से इन सारी क्रियाओं से हम अपनी प्राकृतिक संसाधनों का जो है संरक्षण कर सकते हैं। जैसे सरकारी और सामाजिक जो प्रयास क्या क्या है, जैसे स्वच्छ भारत अभियान है, नमामि गंगे योजना है, वन महोत्सव है, जल शक्ति अभियान है, अफोरेस्टेशन प्रोग्राम। इन सारी चीजों से प्राकृतिक संसाधनों का हम संरक्षण कर सकते हैं। अब आता है 3R का सिद्धांत। इसको भी जानना बहुत जरूरी है। संसाधनों के संरक्षण के लिए हमें यह 3 बातें याद रखनी चाहिए। 3R का मतलब होता है रिड्यूस मतलब कम उपयोग, रीयूज पुनः उपयोग, रिसाइकल पुनर्चक्र। जैसे रिड्यूस मतलब जितना आवश्यक हो हमें उतना ही उपयोग करने चाहिए। जैसे उदाहरण, बिजली और पानी का हमें कम खर्च करने चाहिए। पुनः उपयोग, चीजों को बार बार इस्तेमाल करें, मतलब पुरानी बोतलें, कपड़े, इन चीजों का हमें बार बार इस्तेमाल करना चाहिए। रिसाइकल, पुरानी चीजों को नई चीजों में हमें बदलने चाहिए, जैसे प्लास्टिक, कागज, धातु। अब आता है इसमें कुछ क्वेश्चन है। जैसे पहले क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधन क्या है, जल चक्रण के जो है चरण लिखिए, मृदा संरक्षण के उपाय बताइए, वनों की कटाई से हमें क्या हानियां होती है, संसाधन संरक्षण के लिए आप क्या करने चाहते हैं। ये सारे क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जो है देख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। धन्यवाद।